पिछली श्रृंखला में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति पर विचार किया, यह समझने का प्रयास किया कि हिंदी, हिंदू या हिंदुस्तान शब्द कैसे बना, यह नाम इसका कैसे पड़ा। अब हम हिंदी भाषा के विकास पर विचार करेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा कैसे बनी, इसने अपने विकास में कितना समय लिया। तो यह तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु न तो एक दिन में बनती है न बिगड़ती है, बल्कि यह अपने निर्माण में वर्षों का समय लेती है। जिस तरह से एक छोटा बीज वृक्ष बनने में वर्षों का समय लेता है, एक नन्हा शिशु पूर्ण पुरुष बनने में, योग्य नागरिक बनने में वर्षों का समय लेता है, या कोई खोज या हम अनुसंधान करते हैं, आविष्कार करते हैं तो उसमें भी वर्षों का समय लग जाता है। और तो और हमारी पृथ्वी भी अपनी उत्पत्ति के वर्षों बाद हमारे रहने के योग्य हुई। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु एक दिन में बनती बिगड़ती नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्षों के परिश्रम का परिणाम होती है। हमारी सफलता जो है वो हमारे वर्षों के परिश्रम का परिणाम होती है। हमारी हिंदी भी उससे अलग नहीं है। यह भी 11वीं सदी में आदिकाल से प्रारंभ होकर के भक्ति काल, रीतिकाल की यात्रा करती हुई 19वीं सदी में आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के हाथों पूर्णता को प्राप्त। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन आदि ने अगर इसके काव्यात्मक स्वरूप को संवारा यानी काव्य रचना की, तो राहुल संस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, पांडे बेचन शर्मा उग्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसके गद्यात्मक स्वरूप को संवारा यानी कि कहानी, उपन्यास या नाटक लिखे। और कुमार विश्वास ने तो इसकी विजय पताका को पूरे विश्व में लहरा दिया। आज हिंदी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपना प्रतिष्ठित स्थान बना चुकी है, एक विश्व स्तरीय भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है और पूरा विश्व जो है वह हिंदी साहित्य का रसास्वादन कर रहा है। अध्ययन की सुविधा से इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल, अपभ्रंश काल या वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल जो अब तक जारी है। अब हम इसके शीर्षक की सार्थकता पर विचार करेंगे, क्योंकि हमारा एक प्रश्न यह भी आता है कि इस शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। कहने का मतलब कि जो इसको नाम दिया गया है, जो शीर्षक से तो हम लोग परिचित हैं कि किसी भी कविता, कहानी या गद्य उपन्यास का एक नाम होता है, उस नाम को हम शीर्षक कहते हैं। तो यह प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आता है कि हाँ, शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जहाँ तक आदिकाल की बात है, तो किसी भी चीज़ के प्रारंभ को हम आदि कहते हैं। आदि शब्द से हम सभी परिचित हैं। हमारे समाज में यह रोजमर्रा की शब्द हैं जो रोज आदि अंत हम सुनते रहते हैं। तो चूँकि हिंदी भाषा का प्रारंभ भी 11वीं सदी में आदिकाल में हुआ, इसलिए उस काल को आदिकाल कहा गया। अब आपका अपभ्रंश काल, तो ऐसा तो नहीं था कि इसके पहले हमारे पास भाषा नहीं थी। भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, और चूंकि हमारे यहाँ आवागमन के साधन कम थे, इसलिए लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आते थे। अतः थोड़े दूर पर भाषा बदलती थी, यानी सब जगह की भाषा अलग अलग थी। और जब हम ज़्यादा दूर या दूसरे राज्य में जाते थे तो वहाँ की भाषा अलग हो जाती थी। तो हम यह भी जानते हैं कि उस समय हमारा देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और आवागमन का साधन कम था, इसलिए लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आते थे, इसलिए एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ पाते थे। जबकि हमारे जो रचनाकार हुए तो उन लोगों की इच्छा थी, या किसी की भी यह इच्छा होती है कि जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, उसको दूसरे लोग भी सोचें, समझें, उसकी प्रशंसा करें, उसका समर्थन करें, उसका संग्रह करें या उससे लाभ उठाएं। तो इस दृष्टि से हमारे जो उस समय के साहित्यकार हुए, रचनाकार हुए, या जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हुए, उन लोगों ने एक ऐसी भाषा की कल्पना की जिसको कि पूरे राष्ट्र के लोग समझें,
पूरे देश के लोग समझें, ताकि विचारों का आदान प्रदान आसान हो सके और उनकी रचना भी हुआ ज़्यादा लोगों के द्वारा पढ़ी जाए, समझी जाए। इस उद्देश्य से हिंदी भाषा की नींव पड़ी। दूसरी बात है कि संस्कृत जो है वह हमारे सारे भाषाओं की जननी है। सारी हिंदुस्तान की सारी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से निकली हुई हैं। दूसरी बात यह है कि मनुष्य जो है वो सुविधा पसंद जीव है, यानी वह कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो शब्दों के साथ भी वही बात है। एक बात और है कि जिस तरह से हम उपयोग करते हैं तो हमारे बर्तन, सामान, मकान, किताब, कॉपी वगैरह घिसते हैं, पुराने होते हैं, उसी तरह से उपयोग करते करते हमारे शब्द भी घिसते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं। सुविधा के अनुसार हम उन शब्दों को छोटा कर लेते हैं। तो संस्कृत तो हमारी मातृभाषा या सभी भाषाओं की जननी थी, लेकिन संस्कृत का उपयोग हम लोग ज़्यादातर नहीं कर सकते क्योंकि हमको उच्चारण में परेशानी होती है। संस्कृत को मान लीजिए कि प्रबुद्ध वर्ग उपयोग में ला सकता था, लेकिन सारे लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो उससे मिलते जुलते शब्दों का विकास हमारी भाषा में हो गया, जिससे कि संस्कृत का हस्ती जो है हिंदी में हाथी बन गया, हस्त हाथ बन गया, स्कंध कंधा बना, जो बाद में जाकर के गाँव में आकर के कांख बन गया, नासिका नाक बन गई और कर्ण कान हो गया। और तो और उच्चारण की सुविधा से या प्रयोग की सुविधा से हम अपने बच्चों का नाम भी छोटा कर लेते हैं। जिस तरह से कि हर्षित हर्षु हो गया, मयंक मिक्कू हो गया, राकेश रिक्कू हो गया, विकास विक्की हो गया, बंदिता जो है बिट्टू हो जाती है और निकिता निक्कू हो जाती है। यानी शब्दों को भी हम अपने सुविधा के अनुसार उसको छोटा या बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह की भाषाएं हमारे समाज में बहुत तायत प्रयोग होती हैं, मतलब प्रचुर मात्रा खूब प्रयोग में आती हैं। तो इन भाषाओं को हम अपभ्रंश करते हैं। तो ये साहित्यिक भाषा नहीं थी या सर्वप्रमाणिक भाषा नहीं होती है, लेकिन उपयोग में आती हैं। तो जब हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था उस काल में वहाँ पर ऐसी ही भाषाएं बोली जाती थी और कुछ रचनाएं भी इसी भाषा में होती थी, इसलिए इस काल को अपभ्रंश काल कहा गया। बच्चा आपको वीर गाथा का। तो हम यह भी जानते हैं कि जिस तरह से उस समय में हमारे पास यातायात के साधन नहीं थे, उसी तरह से हमारे पास मनोरंजन के भी साधन नहीं थे। कुछ भाट या चारण प्रजाति के लोग जो थे वो छोटी छोटी तुकबंदियाँ करके, कविताएं कर करके लोगों का मनोरंजन करते थे। राजाओं के दरबार में भी इसी तरह के कवि या राजकवि होते थे जो युद्ध काल में राजाओं का शौर्य वर्णन करके उनका उत्साह वर्धन करते थे और शांति काल में उनका मनोरंजन करते थे। और धीरे धीरे यही जो रचनाएं हैं वो संग्रहित होकर के भाषा के रूप लेने लगी, जिसकी चर्चा मैं अगले श्रृंखला में करूंगी। तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।